पोपलूस, दिस इज योर आयुष भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 दैट इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और हाँ यार पोपलू गैंग, कमेंट एरिया में अपना अटेंडेंस लगाओ और आराम से चुक्कू मुक्कू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है एंड जो कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन तुम लोगों को पूछे जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। तो तुम्हारे स्क्रीन पे पहला टेम्पलेट आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर अप करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक्स वैल्यूज, यानी कि हम लोगों को ओलंपिक वैल्यू जैसे कि एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ ओलंपिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है हमारे पहले टॉपिक में। सेकंड टॉपिक है हम लोगों का ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, यानी कि ओलंपिक जो है उसका क्या क्या वैल्यूज है उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड हम लोगों का एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि पुराने जमाने में ओलंपिक्स कैसे खेला जाता था, यानी कि कैसा हुआ करता था, और नए मॉडर्न जमाने में ओलंपिक्स में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे खेला जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हम लोगों का फोर्थ है ओलंपिक्स का कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि ओलंपिक का क्या सिंबल्स है, मोटो है, फ्लैग है, ओथ है, एंथम है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट हमारा फिफ्थ टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि आईओएस, एनओएस, आईएफसी और अदर मेंबर, ये सारे हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक्स को देखते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है। बस ये 5 टॉपिक्स पढ़ना है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तुम लोगों को समझने के साथ साथ याद भी करना होगा। और हाँ यार, तुम लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे तुम लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और साथ में ही यार चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, दैट इज ओलंपिक्स कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यू। तो सबसे पहला टेम्पलेट तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया होगा, सॉरी सेकंड टेम्पलेट आया होगा स्क्रीन पे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओलंपिक के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का ओलंपिज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ विच प्लेसेस स्पोर्ट एट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि ओलंपिज्म एक ऐसा फिलॉसफी है लाइफ का जो स्पोर्ट्स को ह्यूमैनिटी के सर्विस में लाता है, यानी कि स्पोर्ट्स के हेल्प से हम लोग यूनाइट होते हैं एंड स्पोर्ट्स की हेल्प से हमारी फिजिकल, मेंटल एंड बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट आती है। ये हम लोगों का है ओलंपिक का एक बेसिक वैल्यू, ठीक है। द फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ बॉडी, विल एंड माइंड, यानी कि ये जो फिलॉसफी है ओलंपिज्म का, इसमें हम लोगों का इंटरेक्शन क्वालिटी बॉडी यानी कि पूरा शरीर, विल यानी कि इच्छा शक्ति और दिमाग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओलंपिज्म इज एक्सप्रेस थ्रू एक्शन विच लिंक स्पोर्ट्स टू कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि ओलंपिज्म जो है वो कल्चर एंड एजुकेशन को एक साथ जोड़ के रखता है। ये चीज बताया गया है, याद कर लेना ये पहला पॉइंट। अब सेकेंड चीज है हम लोगों का एम, क्या टारगेट है ओलंपिक का, तो देख लेते हैं। द मेन एम ऑफ ओलंपिज्म इज टू शो हाउ स्पोर्ट्स कैन मेक अस बेटर सिटीजन, कैसे स्पोर्ट्स हम लोगों को एक बेटर सिटीजन बना सकता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉम्बिनेशन का माइंड, बॉडी और स्पिरिट के कॉम्बिनेशन से कैसे कोई एक अच्छा सिटीजन बन सकता है। ये एम है हम लोगों का ओलंपिक का। अब हमारे सेकंड जो टेम्पलेट है वो स्क्रीन पे, सॉरी ओलंपिक वैल्यूज का टेम्पलेट स्क्रीन पे। चलो कुछ ओलंपिक वैल्यूज होते हैं उसे जान लेते हैं। सबसे पहला है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस क्या है वो देखते हैं। एक्सीलेंस मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड परफेक्शन। एक्सीलेंस का फॉर एग्जांपल तुम लोग अपने क्लास के टॉपर हो तो तुम लोग एक एक्सीलेंस के लेवल पे हो, यानी कि तुम लोग अपनी जो पढ़ाई है उसके एक परफेक्ट लेवल पे हो। एक्सीलेंस का मतलब होता है क्वालिटी और परफेक्शन जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, जो बहुत ही अच्छे से देना पड़ता है। सेकेंड चीज है इट इज अबाउट गिविंग वंस बेस्ट इन द फील्ड ऑफ प्ले, यानी कि एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि तुम लोग कोई भी स्पोर्ट्स को खेल रहे हो तो उसमें अपना बेस्ट देना और उसके साथ साथ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बेस्ट देने की चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सीलेंस। अगर अपने वर्ड्स में बताओ तो मैं अपने प्रोफेशन में, यानी कि तुम लोगों को पढ़ाने में अपना बेस्ट दे रहा हूं, ठीक है, अपने फील्ड में बेस्ट दे रहा हूं, तो ये मेरा एक्सीलेंस हो जाएगा। ये कुछ है एक्सीलेंस।
ठीक है। इसका आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि इट इज अबाउट ट्राइंग योर हार्डेस्ट टू विन। ये हम लोगों का एक्सीलेंस का मतलब होता है हम लोगों को बेस्ट देना है जीतने के लिए। एक्सीलेंस का ये भी मतलब होता है कि हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी, विल एंड माइंड। समझ गए पहला। सेकेंड है हम लोगों का फ्रेंडशिप। ये हार्ट है ओलंपिक मूवमेंट का, यानी कि दिल है ओलंपिज्म का। फ्रेंडशिप से क्या होता है? फ्रेंडशिप से होता ये है कि कोई भी टीम या फिर कंट्री के अंदर तुम्हारा जो डिफरेंसेस होता है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, कलर को लेकर, वो मिट जाता है। जो ओलंपिक्स में फ्रेंडशिप है उसे होता क्या है कि सभी लोग एक साथ आके एक स्पोर्ट्स को खेलते हैं जिससे डिफरेंसेस मिट जाती है। ओलंपिक्स जो है वो ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करता है ताकि वो ओवरकम कर पाए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जेंडर, रेशियल और रिलीजन डिफरेंसेस से। ये है तुम्हारा फ्रेंडशिप। अब हमारा थर्ड तुम्हारा जो टॉपिक है वो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट क्या होता है? ये एक एथिकल प्रिंसिपल है जो सभी इंडिविजुअल को ओलंपिक्स में एक दूसरे को देना पड़ता है। यानी कि तुम लोग अगर ओलंपिक खेल रहे हो तो तुम लोगों को सारी कंटेस्टेंट को अच्छा से रिस्पेक्ट देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे हम लोगों का ये लिखा है इट इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड वंस बॉडी, यानी कि ये खुद के बॉडी को भी रिस्पेक्ट देना सिखाता है। रिस्पेक्ट का आखिरी मतलब ये भी तुम लोग कह सकते हो कि ये फेयर प्ले को हम लोगों को सिखाता है। यानी कि कोई भी जो गेम है उसमें फेयर प्ले यानी कि सच्ची ईमानदारी से खेलने को दिखाता है कि हम लोगों को कोई भी गेम में चीटिंग नहीं करना चाहिए एंड अच्छे से कोई भी स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए। यही हम लोगों का रिस्पेक्ट के अंदर टर्म्स आता है, याद कर लेना अच्छे से। अब आगे कुछ हमारे बेसिक टर्म्स दिए गए, उसे हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट वॉज बैरन पेरी डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक को ढूंढा गया वो किसने ढूंढा? वो एक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, मार्क कर लो। बैरन पेरी डी कॉबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक को ढूंढा। कब ढूंढा वो आगे जानेंगे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ 1863 में, याद रखना। और इसी के साथ हम लोगों का ओलंपिक वैल्यूज कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ओलंपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। सबसे पहले टू जनरेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ब्रदरहुड, टीम स्पिरिट अमंग पार्टिसिपेंट। यानी कि ओलंपिक हम लोगों के अंदर ब्रदरहुड, लॉयल्टी और टीम स्पिरिट को जनरेट करता है। सेकेंड, इट ब्रिंग अटेंशन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी टू वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ये फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड को बताता है। थर्ड हम लोगों का है टू ब्रिंग अटेंशन टुवर्ड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, यानी कि ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के टुवर्ड अटेंशन को ग्रैब करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल, यानी कि ये इंटरनेशनली जो रिलेशनशिप होता है कंट्री के बीच वो सुधारता है। लास्ट है टू ओवरकम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, यानी कि ये सारे डिफरेंसेस को मिटाता है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जेंडर, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, कलर, ये सारी चीजें को, डिफरेंसेस को हटाता है और सारी दुनिया को एक स्टेज पे लाके खड़ा करता है जिससे डिफरेंसेस मिटते हैं एंड लोग यूनाइट होके एक स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ब्रदरहुड बढ़ती है। तो हम लोगों का कंप्लीट होता है हमारा पहला टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग दूसरे टॉपिक को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक, दैट इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, यानी कि ओलंपिक के थ्रू क्या वैल्यू एजुकेशन हम लोगों को मिलती है। तो 5 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। पहला जॉय ऑफ एफर्ट, सेकंड फेयर प्ले, थर्ड रिस्पेक्ट फॉर अदर, फोर्थ परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड फिफ्थ तुम्हारा है बैलेंस ऑफ लाइफ बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड। चलो पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है जॉय ऑफ एफर्ट। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो टेम्पलेट, तो हम लोगों को इस टेम्पलेट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पहला हम लोगों का जो चीज बताया क्या है कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल को फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को एसेस करने का अधिकार है जिससे पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो कोई भी इंडिविजुअल का। उसके साथ साथ आगे बताया गया है कि कोई भी चाइल्ड अगर कोई स्पोर्ट्स को खेल रहा है तो वो ओवरऑल उस स्पोर्ट्स को एंजॉय करे। अगर कोई भी इंसान को फोर्सफुली कोई भी स्पोर्ट्स खिलाया जाता है तो वो जो मेमोरीज डेवलप करता है वो बहुत ही खराब होती है जिससे उसकी पर्सनैलिटी में भी इफेक्ट पड़ता है। यही चीज हम लोगों को बताया गया है जॉय ऑफ एफर्ट में। सेकेंड तुम लोगों का फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग खेलना। सपोज तुम लोग क्रिकेट देख रहे हो एंड अगर कोई भी प्लेयर बाउंड्री मारता है एंड बाई चांस फील्डर अगर टच हो जाता है बाउंड्री से तो कोई कोई फील्डर्स जो होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि ये चौका जा चुका है, तो ये फेयर प्ले के अंदर आता है। तुम लोग देखते होगे कि आईपीएल में फेयर प्ले अवार्ड होता है, यानी कि कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, तो वो चीज होता है फेयर प्ले कि एकदम फेयर तरीके से बिना चीटिंग के तुम लोग कोई भी स्पोर्ट्स को खेलो।
इससे क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट्स को अगर तुम लोग बिना चीटिंग के खेलते हो तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है तुम्हारे पर्सनैलिटी में वो उसके अकॉर्डिंग होता है। लाइफ में भी तुम लोग चीटिंग नहीं करोगे, ये हम लोगों को इसके अंदर बताया गया है। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि तुम लोग कोई भी स्पोर्ट्स में देखते हो कि जो पर्सन है, जो मैच खत्म होता है उसके बाद जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा फेयर प्ले का। अब हमारा थर्ड टॉपिक है तुम्हारा रिस्पेक्ट फॉर अदर। इसके बारे में मैंने पहले ही तुम लोगों को समझा दिया है, समझ गए होगे। थोड़ा सा और एक बार रिकैप करवा देता हूं। रिस्पेक्ट फॉर अदर मतलब क्या होता है कि दूसरों की तरफ तुम रिस्पेक्ट दे सको। कोई भी जो कास्ट का, रिलीजन, कोई भी कलर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी टीम में खेल रहा है या अपोनेंट टीम में खेल रहा है तो तुम उसे प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट दे सको, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो सभी को यूनाइट करने के लिए बना हुआ है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो मैं तुम लोगों को साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उसके क्रिकेट टीम को देखो, तुम लोग व्हाइट्स एंड ब्लैक को साथ में खेलते हुए देखते हो, इससे यूनाइट होता है दोनों कल्चर्स के बीच में। एंड इससे तुम लोग देख सकते हो कि उनका बस एक एम रहता है कि जो साउथ अफ्रीका है उसे वर्ल्ड कप जिताना या फिर स्पोर्ट्स में जिताना। तो उन लोगों का एम जो है, मोटो जो है वो एक है, जिससे कोई भी जो कल्चर है, कास्ट है, वो एकजुट हो पाते हैं। तो ये है तुम्हारा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फोर्थ है तुम्हारा परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इसके बारे में भी मैंने पहले ही तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज है सेम टू सेम। इसमें क्या है, तुम लोगों को अपना बेस्ट देना है कोई भी स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी फील्ड में, यही चीज है। फिफ्थ तुम्हारा है बैलेंस बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड। इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को ये बताया गया कि पेरी डी कॉपर्टिन जो है ये बिलीव किया करते थे इस कॉन्सेप्ट में कि लर्निंग जो है वो ओवरऑल बॉडी में होती है, केवल माइंड में नहीं होती है। इसके अलावा वो ये भी माना करते थे कि ये जो स्पोर्ट्स है वो ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट लाती है एंड बैलेंस करती है हमारे बॉडी को, शरीर को, विल यानी कि इच्छा शक्ति को और दिमाग को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यही चीज इसमें लिखा हुआ है, याद कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि तुम्हारा एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। तुम्हारे स्क्रीन पे टेम्पलेट आ गया होगा। देखो तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हुआ क्या कि स्टार्टिंग में हम लोगों का एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत टाइम तक एंशिएंट ओलंपिक को बैन कर दिया गया या फिर खत्म कर दिया गया। उसके बाद फिर एक पर्सन आया जिसने ओलंपिक्स को फिर से स्टार्ट किया एंड उसके बाद हम लोगों को मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ। यही कॉन्सेप्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक को। तो जो हमारा एंशिएंट ओलंपिक है वो ऑर्गेनाइज किया गया था ऑनर में, ज़ूइस के ऑनर में, जो कि हमारे थे रूलर ऑफ ग्रीक गॉड एंड गॉडेस। ठीक है। एंड ये जो हमारा ओलंपिक्स था ये एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ओलंपिक जो गेम है ये माउंट ओलंपस के नाम से रखा गया, जो कि था हाईएस्ट माउंटेन ग्रीस का। उसके बाद ये एक फेस्टिवल के तरीके से खेला गया, जो कि स्टार्ट किया गया 776 बीसी, ओलंपिया में स्टार्ट किया गया 776 बीसीई में। ठीक है, याद रखना। तो तुम्हारा आगे हम लोगों को ये लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो ओलंपिक हुआ करता था एंशिएंट ओलंपिक, उसमें केवल फुट रेस हुआ करता था। फिर बाद में कुछ कुछ स्पोर्ट्स ऐड ऑन होते गए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो ग्रीस के अलग अलग सिटीज से केवल होते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स को ओलंपिक्स में पार्ट लेना था तो 10 महीने की ट्रेनिंग उन्हें लेनी पड़ती थी। वुमेन्स को अलाउड नहीं था, ना वो ओलंपिक्स देख सकते थे ना ही पार्ट ले सकते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 4 साल में एंशिएंट ओलंपिक हमेशा हुआ करता था एंड इस टाइम के गैप को ओलंपियाड के नाम से जाना जाता था। जो मंथ, जिस मंथ ओलंपिक्स हुआ करता था उसे सैक्रेड मंथ कहा जाता था एंड इस मंथ में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी वॉर चल रहा होता था तो उसे रोक दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे हम लोगों को यह बताया जाता है कि ओवर टाइम यानी कि टाइम के धीरे धीरे साथ में एक्स्ट्रा इवेंट्स ऐड ऑन किए गए एंड फिर जो ओलंपिक्स होता था वो 5 दिनों के लिए होता था। आगे हम लोगों को यह बताया गया कि फुट रेस, चैरियट रेस, हॉर्स रेस एंड और भी ये सारे इवेंट्स ऐड ऑन किए गए ओलंपिक्स में। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओथ लिया जाता था हमारे एंशिएंट ओलंपिक्स में। सारे इंडिविजुअल्स जो खेलते थे वो सबसे पहले ओथ लेते थे कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं तोड़ेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, ये ओथ लेते थे। आगे एक विनर हम लोगों का चूज हुआ करता था एंशिएंट ओलंपिक्स में एंड उसे ऑलिव लीव्स दिया जाता था, जो कि प्लग्ड यानी कि तोड़ा जाता था ज़ूइस के टेम्पल से एंड ये एक बहुत बड़ी डिग्निटी थी। रोमन एम्परर थियोडिस ने जो ओलंपिक्स है उसे
हटा दिया यानी कि रिमूव कर दिया, क्योंकि वो देखते हैं कि इसमें जो फाउल प्ले है एंड चीटिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने ओलंपिक्स को बंद कर दिया। इस तरह हम लोगों का एंशिएंट ओलंपिक्स खत्म होता है। अब हम लोगों का है मॉडर्न ओलंपिक्स। तो मॉडर्न ओलंपिक्स 1503 सालों के बाद स्टार्ट हुआ। 1503 ईयर बाद हमारा मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट किया गया, जो कि 1896 में एथेंस के ग्रीस में खेला गया। ठीक है, पेरी डी काउबर्टिन ने इसे स्टार्ट किया एंड उनका एम ये था कि वो सारी नेशन को एक साथ ला पाए। ठीक है, एंड ओवरऑल फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट कोई भी इंडिविजुअल में करा पाए। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये बताया गया। आगे हम लोगों का ये बताया गया कि स्टार्टिंग में कुछ ही नेशंस ने ओलंपिक्स को एक्सेप्ट किया, बाकियों ने नहीं किया। एंड फिर आगे हम लोगों का ये लिखा गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई 1894 में, जिसने ओलंपिक्स की देखरेख की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि सबसे पहले 14 नेशंस ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया, जो कि थे ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन ने। आगे हम लोगों को ये बताया गया है कि नेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई, जिसने देखरेख किया ओवरऑल नेशन में ओलंपिक्स का। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे पुराने एंशिएंट ओलंपिक्स में होता था कि उस टाइम वॉर्स को बंद किया जाता था, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक्स जब भी होता था उस टाइम कंट्री के बीच भी वॉर चला करती थी। वर्ल्ड वॉर 1 के चलते 1916 में ओलंपिक्स को रोक दिया गया। उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 में 1940 और 1944 के ओलंपिक्स को रोक दिया गया। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वुमेन एंड मैन है उन दोनों को इक्वली चांस दिया गया ओलंपिक्स में पार्ट लेने का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि 241 एथलीट्स ने सबसे पहले पार्ट लिया 14 कंट्रीज से सबसे पहले ओलंपिक्स में। 1900 का ओलंपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स है, क्योंकि इसमें 22 वुमेन्स ने पार्ट लिया पहली बार। उसके बाद 2016 में 11,238 एथलीट्स ने पार्ट लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड धीरे धीरे नंबर्स ऑफ नेशंस बढ़ते गए एंड सभी ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया। 1924 के चेमेनिक्स ओलंपिक्स हमारा पहला विंटर ओलंपिक्स था। एंड इसी के साथ हम लोगों का मॉडर्न ओलंपिक्स भी कंप्लीट होता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। एंड यार तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, इसलिए एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में जितना भी व्यूज होगा ना, जस्ट इमेजिन सभी लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा चैनल कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोगों का ओलंपिक सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है तुम्हारा सिंबल। तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा और एक फिगर दिख रहा होगा। ये जो फिगर है ये ऑफिशियल ओलंपिक का सिंबल है, जिसमें क्लियरली देख सकते हो कि 5 रिंग्स दिख रहे हैं अलग अलग कलर में, इक्वल शेप एंड साइज में। ये जो रिंग्स है ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें दिखाती है, जो कि है 5 यूनियन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो कि है तुम्हारे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को ये जो रिंग्स है ये शो करती है। उसके साथ साथ ये यूनिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन शो करती है, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के बीच जो एकता है उसे शो करती है, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो कलर है रिंग्स की वो है तुम्हारा ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। बस इतना लिख दोगे एग्जाम में शॉर्ट नोट पे तो तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा, याद कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि है तुम्हारा द ओलंपिक मोटो। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब टेम्पलेट आ गया होगा। द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज CTS LTS 40S, विच इज लैटिन फॉर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। क्या मतलब है? ये जो वर्ड है CTS LTS 40S, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है तुम्हारा फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये जो वर्ड है, ये जो ओलंपिक मोटो है, इसे पेरी डी काउबर्टिन ने इंट्रोड्यूस किया था जब ओलंपिक कमेटी बनी थी 1984 में। ये जो ओलंपिक मोटो है ये पहली बार 1924 में इंट्रोड्यूस किया गया, अनाउंस किया गया जब ओलंपिक गेम्स चल रहे थे पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। तो ये था हम लोगों का सेकंड टॉपिक, जो कि है द ओलंपिक मोटो। स्टार्ट करते हैं हम लोगों के थर्ड टॉपिक को, जो कि है द ओलंपिक फ्लैग।
अब तुम्हारे स्क्रीन पे फ्लैग का फोटो आ गया होगा, क्लियरली देख सकते हो कि व्हाइट बैकग्राउंड में बीच में तुम्हारा ओलंपिक का सिंबल है, यही है तुम्हारा ओलंपिक फ्लैग। ये जो फ्लैग है इसे बैरन काउबर्टिन ने बनाया था 1913 में एंड इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि रिलीज किया गया 1914 में। बस तुम लोगों को ये सिंपल सा चीजें लिख देना कि जो रिंग्स है वो क्या शो करती है, ठीक है। ये जो रिंग्स है ये 5 अलग कलर इसलिए शो करती है क्योंकि जो 1931 था उस समय जितने भी कंट्रीज थे उसके कलर्स को देख के ये जो रिंग के कलर है उसे चूज किया गया है, समझ जाना, ठीक है। ये जो फ्लैग है ये पहली बार होस्ट किया गया था 1920 एंटवर्प बेल्जियम में, समझ गए, शॉर्ट नोट लिख लेना। अब हम लोगों का फोर्थ टॉपिक है ओलंपिक ओथ, यानी कि ओलंपिक में जो शपथ होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो शपथ है पहली बार 1920 में लिया गया ओलंपिक गेम्स में। अब कहां लिया गया, ये लिया गया एंटवर्प बाय वेक्टर बॉयन, अ बेल्जियन फेंसर में, ठीक है। जो ओलंपिक ओथ है ये होस्ट कंट्री के एथलीट्स केवल लेते हैं, सभी कोई ओथ नहीं लेते, याद रखना। जो होस्ट कंट्री के जो मेंबर होते हैं यानी कि प्लेयर्स होते हैं वही लेते हैं। आगे हम लोगों का क्या लिखा है, आगे हम लोगों को यह बताया गया कि आज के टाइम पे जो ओथ लिया जाता है ओलंपिक फ्लैग को पकड़ के लिया जाता है, पहले नहीं लिया जाता था इस टाइप में। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है ओलंपिक एंथम, यानी कि जो ओलंपिक है ना उसमें एंथम भी बजाया जाता था। एंड ये जो ओलंपिक एंथम है ये ओलंपिक फ्लैग जब रेज किया जाता है ओपनिंग सेरेमनी में तब गाया जाता है। तुम्हारे स्क्रीन पे अब ओलंपिक एंथम दिख रहा होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा है, ठीक है। बस अगर ध्यान में रख पाओ तो रख लेना, नहीं भी रखोगे तो चलेगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले टॉपिक को जो पढ़ना है वो है आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया यानी कि बनाया गया पेरी डी कॉबर्टिन के द्वारा 23 जून 1894 को। इसके पहले प्रेसिडेंट बने डेमेट्रियस विकलेस एंड ये एक नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। तुम लोग सिंपल मैनर में समझ सकते हो कि ये ओलंपिक की हेड है, जैसे आईसीसी क्रिकेट की हेड है वैसे ओलंपिक की हेड है तुम्हारी आईओसी, जो कि सारी चीजों को मॉनिटर करता है। एंड ये एक हेड बॉडी है जिसके अंडर बहुत सारे नीचे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ फंक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है टू एनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर इसके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे एनकरेज करता है एंड सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ टू एंश्योर रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, ये एंश्योर करता है कि समय समय पर तुम्हारे ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कर पाए ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा टू एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनफेयर मींस प्रैक्टिस किया जा रहा है तुम्हारे ओलंपिक्स में तो उसे ये रोकती है। फोर्थ है तुम्हारा टू एनकरेज एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट, ये पूरे वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है एंड उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। फिफ्थ है ये वुमेन्स को सपोर्ट करती है एंड पुश करती है कि ज्यादा से ज्यादा ये स्पोर्ट्स में एंड ओलंपिक्स में पार्ट ले पाए वुमेन्स। अब सिक्स पॉइंट क्या है उसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस 5 पॉइंट याद कर लेना हो जाएगा काम। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी, जो कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसमें कंट्रीज है, सारी कंट्रीज में तुम्हारा एनओसी है नेशनल ओलंपिक कमेटी, जो हेड करती है कंट्री में कि कौन कौन एथलीट्स पार्ट लेंगे तुम्हारे ओलंपिक में एंड जाएंगे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे अब देख लेते हैं। देयर आर 206 नेशनल ओलंपिक कमेटी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में 206 नेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसमें 193 तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट नेशन के अंडर आती है। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी है ये आईओसी के अंडर आती है एंड ये कंडक्ट करवाती है तुम्हारा समर ओलंपिक गेम्स एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। इतना लिखोगे, जो शॉर्ट नोट्स तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है इतना नोट्स याद करके चलना ना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, लिख के आ जाना। अब इसके कुछ बेसिक्स फंक्शन है उसे भी लिख देना अगर तुम्हारे ज्यादा मार्क्स के आ जाते हैं तो, ठीक है। पहला फंक्शन है वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स विद इन कंट्री, यानी कि जो कंट्री है उसके अंदर स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को ये एनकरेज करती
करती है उसके लिए काम करती है। सेकेंड पॉइंट है दीज कमिटीज वर्क फॉर प्रमोशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। ये ओलंपिक मूवमेंट को एनकरेज करती है ओवरऑल कंट्री में। दीज कमिटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग अ डेलीगेशन ऑफ एथलीट। ये जो एनओसी है, नेशनल ओलंपिक कमिटी है, यही एथलीट्स को भेजती है आईओसी में ताकि ये एथलीट्स ओलंपिक में पार्ट ले पाए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही होती है कंट्री में स्पोर्ट्स को लेकर उसे उसके खिलाफ एक्शन लेती है। फिफ्थ है कि ये एथलीट्स को सेलेक्ट करती है ओलंपिक के लिए। अब हमारा थर्ड तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट होगा, मेन टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। चलो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है एंड उसका ड्यूटी है मैनेज और मॉनिटर करने का ऑल ओवर स्पोर्ट्स जो कि पूरे कंट्री में चल रही होती है। ठीक है, ये जो आईएफएस है ये मॉनिटर करती है डेली की स्पोर्ट्स को एंड कुछ भी अनफेयर मींस चल रहा होता है ऑल ओवर कंट्री में कोई भी स्पोर्ट्स में तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेती है। तो जो भी तुम लोगों को पॉइंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन में अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। आई होप पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो यार कमेंट करके जरूर पूछना, रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके साथ साथ इंस्टा पे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया होगा तो। और यार इतना मेहनत करता तुम लोगों के लिए, एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूं तो कर देना यार। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।